हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं सेट थ्योरी को। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस इन तीन चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सिमेट्रिक डिफरेंस का। सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सममित अंतर। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? जैसे मान लो कोई सेट है ए और बी, टू सेट्स, कोई दो सेट हैं ए और बी, ठीक है। और ए और बी का मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, तो या तो इस तरीके से आप डेल्टा बना सकते हैं, और आपको डेल्टा नहीं बनाना है तो आप इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दो सिंबल हैं आपके, एक सिंबल जे है और एक सिंबल जे है। ये दोनों के दोनों सिंबल सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने ऐसा लिखा तो ये आपका काय का सिंबल था? यूनियन का सिंबल था। इस प्रकार से सिंबल किसका बना था? आपका इंटरसेक्शन का सिंबल था। और इस प्रकार से माइनस का चिन्ह था, वो किसका सिंबल था? आपका डिफरेंस का सिंबल था। ऐसे ही ये सिंबल जो आपका है, दोनों सिंबल सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अब मान लो कि कोई दो सेट है आपके पास। जैसे ए बराबर है आपका, सॉरी, कितना है, ए कोमा बी कोमा सी, और बी बराबर है आपका बी कोमा सी कोमा ई कोमा एफ। और मुझे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मुझे फाइंड करना है। तो मैं पहले तो आपको इसका एक फॉर्मूला डायरेक्टली बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्टली वो क्या है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस, एक सिमेट्रिक डिफरेंस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए और बी का अगर मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो पहले मैं ए माइनस बी निकालूंगा, फिर मैं बी माइनस ए निकालूंगा और दोनों का फिर यूनियन बनाऊंगा। तो देखो यहाँ पे, तो मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए पहले क्या निकालना होगा? ए माइनस बी। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंस निकालना बताया था। जैसे मुझे ए माइनस बी निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए से बी के एलिमेंट को छोड़ना है। ए से बी के एलिमेंट को छोड़ना है, तो ए से बी चला जाएगा और सी चला जाएगा, क्योंकि ए में बी का कौन कौन सा एलिमेंट मैच कर रहा है? बी कर रहा है और सी कर रहा है। तो ओनली क्या आएगा? ए आएगा। और b माइनस ए निकालेंगे तो यहाँ से b से a के एलिमेंट को छोड़ना है। तो b में a का कौन कौन सा एलिमेंट है? b है और c है। तो यहाँ पे क्या आया? e आया और f आया। ठीक है, अब मैं निकालूंगा a सिमेट्रिक डिफरेंस b। तो इसको कैसे निकालेंगे? पहले मैं लिखूंगा a माइनस बी यूनियन कितना? b माइनस ए। तो a माइनस बी हमने ज्ञात कर लिया है, b माइनस ए भी मैंने ज्ञात कर लिया है। अब मुझे दोनों का यूनियन बनाना है। जब दोनों का हम यूनियन बनाते हैं तो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट के एलिमेंट लेना है। तो यहाँ पे दोनों सेट का काम कौन करेगा? एक ए माइनस बी है और एक बी माइनस ए है। इन दोनों का मुझे यूनियन बनाना है। कहने का मतलब हुआ कि ए माइनस बी और बी माइनस ए के एलिमेंट को इकट्ठा करना है। यूनियन का मतलब होता है सबका, सबको कलेक्ट करना है। तो मैं इन दोनों सेट के जब एलिमेंट को कलेक्ट करूंगा तो ए आ जाएगा, ई आ जाएगा और एफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी हम लोग याद कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ए बराबर है आपका 1,2,3,4, और बी बराबर है आपका 2,4,6,7। मुझे यहाँ पे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को ज्ञात करना है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ए माइनस बी निकालेंगे। तो ए माइनस बी का मतलब हुआ ए से बी के एलिमेंट को अलग करेंगे। तो ए में बी का कौन कौन सा एलिमेंट है? 2 है और 4 है। ए में बी का कौन कौन सा एलिमेंट है? 2 है और 4 है। डिफरेंस निकालना मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको सिखा दिया है। तो ए से हम बी के जब एलिमेंट को अलग करेंगे तो 2 अलग हो जाएगा और 4 अलग हो जाएगा। तो ए में 1 और 3 बचेगा आपका। ठीक है, फिर मैं निकालूंगा बी माइनस सी। तो b माइनस ए के लिए मैं b से a के एलिमेंट अलग करेंगे तो 2 अलग हो जाएगा, 4 अलग हो जाएगा, 6 और 7 बचेगा।
अगर मैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालता हूं तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यहाँ पे होगा। इन दोनों का यदि यूनियन बनाते हैं तो इन दोनों के एलिमेंट को मुझे कलेक्ट करना होगा। तो 1 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। ठीक है, तो ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ए माइनस बी निकालेंगे, फिर बी माइनस ए निकालेंगे और फिर दोनों का यूनियन करेंगे। पहले ए माइनस बी निकालेंगे, फिर बी माइनस ए निकालेंगे और दोनों का यूनियन करेंगे। अच्छा, इसका मुझे एक मेथड और थोड़ा सा समझ आ रहा है। इसका दूसरा मेथड मुझे और भी समझ आ रहा है, अगर इसको समझना चाहते हो तो समझेंगे अपन लोग। जब मैंने ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ज्ञात किया तो मुझे एक आइडिया लगा कि इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट थे उनको नहीं लिया हमने। जैसे यहाँ पे बी और सी कॉमन था, तो बी और सी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे आ गए हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में कौन सा एलिमेंट चला गया, कॉमन वाला एलिमेंट रिमूव हो गया, बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं कॉमन वाले एलिमेंट को छोड़कर। यहाँ पे भी देखेंगे 2 और 4 कॉमन था, तो 2 4 को छोड़ के 1 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया और 7 आ गया। तो मैंने एक बात को फोकस किया यहाँ पे कि जब मैंने इनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला तो सिमेट्रिक डिफरेंस में जो कॉमन एलिमेंट थे, जो कॉमन एलिमेंट थे वो एलिमेंट आपके रिमूव हो गए हैं, मतलब कॉमन एलिमेंट आपके चले गए हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉमन एलिमेंट को नहीं लिया है, यहाँ पे हमने कॉमन एलिमेंट को नहीं लिया है। तो एक तरीका इसका और भी है, अगर डायरेक्टली निकालना चाहते हो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को, तो यहाँ से एक आइडिया लग चुका है कि मुझे कॉमन एलिमेंट को नहीं लेना है। यहाँ से एक आइडिया लग चुका है कि हमको कॉमन एलिमेंट को नहीं लेना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, बी और सी है, तो यहाँ पे मैंने बी को और सी को छोड़ दिया। क्या बचा, ए बचा, ई बचा और एफ बचा। आपका सिमेट्रिक डिफरेंस निकल के आ गया। इसी प्रकार मेथड 2 से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या बनेगा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 है और 4 है, 2 है और 4 है। तो 2 और 4 को छोड़ दो, 1 और 3 तो ऊपर बचा और 6 और 7 यहाँ बचा। आपका आंसर आ गया, नहीं आ गया, देखो सेम आ रहा नहीं आ रहा। तो एक तरीका तो ये है सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने का कि पहले आप a माइनस बी निकालें, फिर b माइनस ए निकालें, दोनों का यूनियन करेंगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। a माइनस बी निकालेंगे, b माइनस ए निकालेंगे और दोनों का यूनियन करेंगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका क्या है कि मैंने क्या बोला कि मुझे यहाँ पे इन दोनों को फाइंड करने के बाद एक आइडिया आया कि जो कॉमन एलिमेंट थे वो रिमूव हो चुके हैं, जो कॉमन एलिमेंट थे वो रिमूव हो चुके हैं, मतलब वो अलग हो चुके हैं। वही एलिमेंट आपका बचा है जो या तो केवल ए में हो, ओनली ए में हो, या जो ओनली बी में हो। मतलब कॉमन वाले एलिमेंट को छोड़कर मैंने सब कुछ ले लिया, कॉमन वाले एलिमेंट को छोड़कर मैंने सब कुछ ले लिया। तो यहाँ से एक आइडिया निकल के आ रहा है कि कॉमन एलिमेंट को छोड़ना है कब, कब, जब मैं सिमेट्रिक डिफरेंस को फाइंड आउट करता हूँ तो कॉमन एलिमेंट को छोड़ना है। तो यहाँ से एक बात का बहुत अच्छा अंदाजा लग जाता है कि अगर मैं वेन डायग्राम इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर मैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को वेन डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो अब बहुत अच्छा सा आइडिया तो यहाँ से मिल ही गया है कि जब भी हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं तो कॉमन एलिमेंट को हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग कॉमन एलिमेंट को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ते हैं, कॉमन एलिमेंट को छोड़ देते हैं। तो कॉमन एलिमेंट को छोड़ देंगे, जो ओनली ए में है उसको लेंगे, जो ओनली बी में है उसको लेंगे। तो ये किसका वेन डायग्राम होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम होगा। वो वैसे भी आपको आइडिया लग ही रहा है, ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने शेडेड किया है जो ए माइनस बी है, और ये वाला जो पार्ट शेडेड है वो कितना है, बी माइनस ए है। और दोनों को कंबाइंड करके लिख दिया तो क्या आ गया, यूनियन आ गया। कॉमन तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये ओनली ए माइनस बी वाला है और ये बी माइनस ए वाला है, और दोनों को एक साथ लिखना है तो कॉमन पार्ट तो वैसे ही उसमें से पहले ही अलग हो गया क्योंकि ए से हमने बी अलग किया और बी से ए अलग किया। तो ओनली ए हो गया, ये क्या हो गया, ओनली ए, ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए और बी माइनस ए का मतलब होता है ओनली बी।
ठीक है, तो ओनली ए को ले लिया, ओनली बी को ले लिया, कॉमन पार्ट हमने छोड़ दिया। यहाँ भी देखेंगे ओनली ए आया, ओनली बी आया, दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस निकल के आ गया। तो ये तो वेन डायग्राम के तरीके से हो गया, ये फॉर्मूले के मेथड से हो गया, ये आपका डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट इन द सेंस कॉमन एलिमेंट को छोड़ दिया, बाकी जो बचा उसको उठा लिया। तो ये तो हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। चलिए, चलिए इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक समुच्चय। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे, जब भी किसी भी सेट का हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा, तो कॉम्प्लीमेंट वाला जब भी क्वेश्चन होगा, तो उस सेट में यूनिवर्सल सेट जरूर दिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि किसी भी सेट का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, या तो उसमें डैश लगाते हैं, या तो उस पे सी लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, या उस पे बाल लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। ये तीनों के तीन पार्ट किसको निरूपित करते हैं? कॉम्प्लीमेंट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट, यू बना है, यूनियन नहीं है, यू बना है, यूनिवर्सल से अगर किसी सेट को घटा देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो सेट का कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाता है। किसी भी सेट को अगर यूनिवर्सल सेट से सबट्रैक्ट किया जाए, किसी भी सेट को अगर यूनिवर्सल सेट से सबट्रैक्ट किया जाए, तो वो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, कोई एक यूनिवर्सल सेट है आपका, 1 से 2 से लेके कहाँ तक है? 10 तक है। और कोई सेट ए है, कितना है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ठीक है, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। या तो ए डैश बोलोगे, या ए सी बोलोगे, या ए पर बाल लगा दोगे। तो मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं इसके यूनिवर्सल से इस ए को सबट्रैक्ट करूंगा। यूनिवर्सल से ए को हम लोग क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। तो पहले तो यूनिवर्सल क्या है आपका? 1 2 से लेके कहाँ तक है? 10 तक है। ए कितना है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। अब इस यूनिवर्सल से अगर इसको सबट्रैक्ट करोगे, और सबट्रैक्ट करने का नियम आपको पता ही है कि इसमें से वो एलिमेंट अलग करेंगे जो यहाँ पर होंगे। तो यहाँ तो 1 से लेके 10 तक के सारे एलिमेंट हैं, यहाँ पे 1 से लेके 10 तक में केवल इवन एलिमेंट है, सम संख्याएं हैं। तो 1 से 10 तक की संख्याओं में से इन सम संख्याओं को हम छोड़ देंगे, तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा। इस प्रकार से इस सेट का क्या निकल के आ गया? कॉम्प्लीमेंट निकल के आया। वही डिफरेंस जो मैंने बताया है ना, वही चल रहा है आपका सेम। दोनों में डिफरेंस का यूज है, सिमेट्रिक डिफरेंस में भी डिफरेंस का यूज है और कॉम्प्लीमेंट में भी डिफरेंस का यूज है। और देखो, जैसे मैंने कहा कि कोई यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी, सॉरी, ए बी सी डी से लेके कहाँ तक? जेड तक। और एक सेट है आपका ए बराबर कितना है? ए है, बी है, सी है, एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ए का डैश निकालना है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, तो उस ए को यूनिवर्सल से हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। तो यूनिवर्सल में तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ए बी से लेके पूरा कहाँ तक है? जेड तक है। उससे मुझे ए बी सी एक्स वाई जेड को डिफरेंस करना है, अलग करना है। क्योंकि ए में ए है, बी है, सी है, एक्स है, वाई है, जेड है। तो जब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, तो यूनिवर्सल मतलब ए से लेके जेड तक का जो भी वर्णमाला होगी, जो भी अंग्रेजी अल्फाबेट होंगे, उन अंग्रेजी अल्फाबेट में से मैं इन अक्षर को क्या करूंगा? सबट्रैक्ट करूंगा, डिफरेंस करूंगा।
मतलब अलग करूंगा। तो जब मैं इनको अलग करता हूँ तो ए से लेके जेड तक में से ए बी सी तो अलग करना पड़ेगा क्योंकि इनको सबट्रैक्ट किया जा रहा है। ए बी सी अलग करने के बाद डी बचेगा, ई बचेगा, एफ बचेगा और ये आगे बहुत सारे एलिमेंट बचेंगे। लेकिन लास्ट के एलिमेंट से जेड चला जाएगा, वाई चला जाएगा, एक्स चला जाएगा, तो यू वी डब्ल्यू तो बचेगा ना, यू वी डब्ल्यू तो बचेगा, डब्ल्यू के बाद वाले एलिमेंट नहीं आएंगे और यहाँ पे टी से पहले वाले एलिमेंट नहीं आएंगे, बाकी तो सारे एलिमेंट होंगे। अच्छा, यहाँ पे डब्ल्यू से बाद वाले एलिमेंट को क्यों नहीं लिया? क्योंकि डब्ल्यू के बाद आता है एक्स वाई जेड, डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स वाई जेड, जो कि मुझे अलग करना है। डी से पहले वाले एलिमेंट को क्यों नहीं लिया? क्योंकि डी के पहले आता ए बी सी, उसको भी मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, इसलिए उनको नहीं लिया, बाकी सारे एलिमेंट आएंगे इनको छोड़कर। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। मैंने बोला ए बराबर क्या है आपका, 1 2 3 4 5, और बी बराबर सॉरी यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या है आपका, 0 1 2 3 से लेके 9 तक। अब मुझे ए डैश निकालना है, तो मैं इस यूनिवर्सल से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्सल कहाँ से है, 0 1 से लेके कहाँ तक है, 9 तक है। और यहाँ से मैंने 1 2 3 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 2 3 4 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब 0 से लेके 9 तक के नंबर में से अगर इन नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 से लेके 9 तक के नंबर में से अगर इन नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे जीरो तो आएगा क्योंकि जीरो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, 1 चला जाएगा, यहाँ पे 2 भी चला जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा वो भी चला जाएगा, 4 भी चला जाएगा, 5 भी चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा और 9 बचेगा। मतलब अगर दो सेट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर दो सेट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों सेट का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, तो पहले वाले सेट से वो एलिमेंट हम छोड़ देते हैं जो दूसरे वाले सेट में होते हैं। पहले वाले सेट से तो मैंने क्या बोला कि पहले वाले सेट से हम वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो दूसरे वाले सेट में होंगे, इस प्रकार से हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। और मैंने बोला भी है कि जो डिफरेंस का यूज है वो तो डिफरेंस में है, डिफरेंस के बाद डिफरेंस का जो यूज है वो सिमेट्रिक डिफरेंस में है, डिफरेंस के बाद जो डिफरेंस का यूज है वो कॉम्प्लीमेंट में है। चलिए अब अगर मैं इसको वेन डायग्राम के जरिए समझना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट में ये क्या है आपका, ए है, वो मुझे ए डैश निकालना है। तो ए डैश का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल में से ए को छोड़ दो, तो ये पूरा यूनिवर्सल है, इसको छोड़ दो, तो बाहर वाला पूरा पोर्शन आएगा नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, का मतलब होता है कि जिस सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उस सेट को यूनिवर्सल में से अलग कर देते हैं। तो ये पूरा यूनिवर्सल है, उसके अंदर एक सेट ए था, लेकिन मुझे यहाँ पे बात करनी थी ए के कॉम्प्लीमेंट की, ए के कॉम्प्लीमेंट की। तो जब मैंने ए के कॉम्प्लीमेंट की बात की, तो मैंने क्या किया, यूनिवर्सल में से ए को छोड़ दिया। जब ए को छोड़ दिया तो केवल बाहर वाला पोर्शन बचेगा, नहीं बचेगा, केवल बाहर वाला पोर्शन बचेगा। तो ये बेल डायग्राम किसका है, ए डैश का है। ये बेल डायग्राम किसका है, ए डैश का। जिस प्रकार से मैंने इस प्रकार से एलिमेंट को लेके समझा, वैसे ही मैं इनको बेल डायग्राम से भी समझ सकते हैं। एलिमेंट को लेके जब मैंने समझा तो ये यू था, ये ए था, जब मैंने डैश निकाला तो इस यू में से ए को मैंने छोड़ दिया, यू में से ए को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, तो अब वही एलिमेंट बचेंगे जो ए में नहीं होंगे। वही चीज यहाँ पे जो यू था, ये ए था, और मैंने बाहर वाले पोर्शन को लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए को छोड़कर मैंने बाकी बाहर का पोर्शन पूरा ले लिया है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो अगर कोई सेट है, उसका मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाला और उस कॉम्प्लीमेंट का ही मैं फिर से कॉम्प्लीमेंट याद करूंगा, तो वो उसी सेट के बराबर आ जाएगा।
अगर मैंने कोई सेट लिया, उसका मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाला और कॉम्प्लीमेंट का मैंने फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो वो उसी सेट के बराबर आ जाएगा। कैसे? इसका जो एग्जाम्पल है मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। मान लो, एक एग्जाम्पल में इस वाला बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है आपका, यू बता रहा है, 1 2 से लेके कहाँ तक, 10 तक। और ए है आपका 1 3 5 7 9। इसके मुझे कॉम्प्लीमेंट का फिर से 2 बार कॉम्प्लीमेंट करना है। मुझे कितनी बार कॉम्प्लीमेंट करना है? 2 बार कॉम्प्लीमेंट करना है। कितनी बार कॉम्प्लीमेंट करना है? 2 बार। अब समझेंगे, जब मैं इसका 2 बार कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो क्या हो जाएगा। पहले तो मैं एक बार कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, तो यू में से ए को सबट्रैक्ट करेंगे। जब यू में से मैंने ए को सबट्रैक्ट किया तो यू क्या है, 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर का सेट है। क्योंकि यहाँ पे लगातार है, क्योंकि डेड इसका मतलब हुआ कि लगातार बात हो रही है। 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर की बात हो रही है यू के अंदर। और जो ए है उसमें केवल ऑड नंबर की बात हो रही है, विषम संख्याओं की बात हो रही है। और जब यू में से, मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में से विषम संख्याओं को आप सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो विषम तो घट जाएगा, सम बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा और 10 बचेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ए डैश। अब मुझे इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब मैं इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, तो इस यूनिवर्सल में से मैं ए डैश को सबट्रैक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला था, तो यू में से ए सबट्रैक्ट किया। अब मैं ए डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूँ। ए डैश का कॉम्प्लीमेंट जब निकालूंगा, तो यू में से मैं ए को सबट्रैक्ट करूंगा। अब सॉरी, यू में से ए डैश को सबट्रैक्ट करेंगे। यू है 1 से लेकर 10 तक के नंबर का सेट, और ए डैश है सम संख्याओं का सेट। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में से अगर सम संख्याओं को हम छोड़ते हैं, 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर में से इवन नंबर को हम छोड़ते हैं, सम संख्याओं को हम लोग छोड़ते हैं, तो यहाँ पे संख्याएं ओनली विषम बचेगी। मतलब 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा। इसको समझेंगे। यू में से मुझे ए डैश को सबट्रैक्ट करना है, तो ये पूरा यू है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं और ए डैश में सम संख्याएं हैं। जब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में से सम संख्याओं को हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे, तो विषम संख्याएं बचेंगी नहीं बचेंगी। और जो आपका रिजल्ट आया है ए डैश, ए डैश का डैश, ए डैश का डैश, ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट किया, तो वो फिर से किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आया। तो वही बात मैं बोलना चाह रहा था यहाँ पे। अगर किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करता हूं, तो वो उसी सेट के बराबर आएगा। उसी सेट के कैसे आएगा? बराबर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट और समझेंगे यहाँ पे। अगर मान लो कोई एलिमेंट एक्स है वो समुच्चय ए के अंदर है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं समझाता हूँ, इस वाले के लिए समझना गौर से, इतने में समझ जाएंगे। जैसे मान लो दो जो है वो ए के अंदर है। दो किसके अंदर है? ए के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो दो होगा वो ए डैश में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब यूनिवर्सल से हम ए को घटाएंगे, तो दो अपने आप सबट्रैक्ट हो जाएगा, 4 भी सबट्रैक्ट हो जाएगा, 6 भी सबट्रैक्ट हो जाएगा, 8 भी सबट्रैक्ट हो जाएगा और 10 भी सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो यू से ए के सारे एलिमेंट सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो ए डैश होगा उसमें दो नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। कहने का मतलब है जो एलिमेंट ए में है वो ए डैश में नहीं होंगे, और जो ए डैश में होंगे वो ए में नहीं होंगे। तो वही बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। अगर कोई एलिमेंट ए में है, तो वो एलिमेंट ए डैश में नहीं होगा, नॉट बिलोंग हो जाएगा। और अगर कोई एलिमेंट ए डैश में है, तो वो उस सेट में नहीं होगा। देखो आपके सामने ये बात, दोनों बात लिखी। जैसे 2 ए में है तो ए डैश में नहीं है, और 1 ए डैश में है तो ए में नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट को भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगर कोई सेट ए के अंदर है, किसके अंदर है? ए के अंदर है। किसके अंदर है? ए के अंदर है, तो ए डैश में नहीं होगा। अगर कोई सेट ए के अंदर है, तो वो ए डैश में नहीं होगा। और अगर वो ए डैश के अंदर है, किसके अंदर है? ए डैश के अंदर, तो फिर वो ए में नहीं होगा। आपके सामने सामने लिखा हुआ है।
ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, इनको आपको तैयार करना होगा। हम्म, अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि फाइव डैश का अगर मैं डैश निकालूं, फाइव का डैश निकालूं, तो आपको पता है कि फाइव जो होता है वो नल सेट होता है। क्या होता है? नल सेट होता है। तो फाइव का जब मैं डैश निकालूंगा तो यूनिवर्सल से हम फाइव को सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जिस भी सेट का, जिस किसी भी समुच्चय का हम लोग डैश निकालते हैं, जिस किसी भी समुच्चय का हम लोग डैश निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उस सेट को यूनिवर्सल से सबट्रैक्ट करते हैं। तो फाइव को जब यूनिवर्सल से सबट्रैक्ट करोगे तो फाइव तो खाली है, फाइव में कुछ है ही नहीं। तो जब यहाँ पे कुछ है नहीं तो यू की सीएफ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि भाई के पास कुछ है ही नहीं, भाई के पास कुछ है ही नहीं। जब इस भाई के पास, इस भाई के पास कौन सा भाई? भाई भाई, इस भाई के पास कौन सा भाई? फाइव भाई के पास जब कुछ है ही नहीं, तो उसको किसी से भी सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक रुपए भी नहीं है, तो मैं किसी भी, किसी के मतलब किसी के साथ अगर चला भी जाता हूँ तो उसके पास कोई इंक्रीमेंट होगा क्या? नहीं होगा। या मान लो कि मुझे किसी पार्टी में जाना हो, मुझे कुछ खाना है, तो मैं उस पार्टी में जाऊं या ना जाऊं, उस पार्टी में जो खर्च करने वाला है उसको कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मुझे कुछ खाना ही नहीं है, मैं तो खाली हूँ यार, चला गया, फालतू था, चला गया, कुछ खाना पीना नहीं है, फालतू था, चला गया। वही चीज भाई के साथ है, भाई तो वैसे ही खाली है यार, उसको किसी के साथ अगर डाल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी से घटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वैसे ही खाली है, फुक्का है। तो वही चीज यहाँ पे अगर मैं फाइव का डैश निकालता हूँ तो फाइव खाली है, यूनिवर्सल से अगर फाइव घटाओगे तो वो यूनिवर्सल के ही बराबर आता है। तो इसका अगर कोई फाइव का डैश आपको दिख जाता है, फाइव का डैश आपको दिख जाता है, फाइव का डैश आपको दिख जाता है, तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। अच्छा, एक पॉइंट मुझे बताने का और मन हो रहा है कि अगर मैं यूनिवर्सल का डैश निकालता हूँ तो फिर यूनिवर्सल से उस यूनिवर्सल को ही घटाएंगे, उस यू से उस यू को ही घटाएंगे। बस एक बात याद रखना, जब किसी भी सेट को खुद से घटा दिया जाए तो वो फाइव के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? फाइव के बराबर आता है। जब किसी भी सेट को खुद के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, खुद के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो वो फाइव के बराबर आता है। जैसे ए से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए से तो पूरा ए चला जाएगा ना, ए से वो पूरा ए चला जाएगा, तो क्या बचेगा भाई? फाइव बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है ना? चलिए, तो ये तो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, दो लॉ और समझेंगे। डी मोर्गन्स लॉ, डिमोर्गन्स लॉ। अच्छा, डिमोर्गन्स लॉ में क्या होगा कि कोई दो सेट है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, दो समुच्चय हैं ए और बी। ठीक है, मुझे ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है। तो इसका पहला रूल क्या होता है कि अगर यूनियन पे होल डैश लगा है तो इंटरसेक्शन पे अलग अलग डैश आएगा। एक रूल तो ये होता है। दूसरा रूल क्या होता है कि इंटरसेक्शन पे होल डैश लगा है तो यूनियन पे अलग अलग डैश आएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब बहुत से बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर प्रूफ भी करवा दो इसका। करवाऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए, लास्ट में मैं इसका प्रूफ भी करवाऊंगा। पहले चीजें आपकी अच्छे से हो जाएंगी तो मैं लास्ट में इसका प्रूफ भी करवाऊंगा। मेरे मन में एक चीज और चल रही है कि सपोज करो, एक नया पॉइंट और भी है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि कोई दो सेट है, सेट ए है जिसमें पी अवयव है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ समुच्चय ए में पी अवयव है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट
इन पी कितना है, सॉरी इन ए कितना है, पी है। इसका इंग्लिश में मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या पी है और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या क्यू है। कोई दो समुच्चय है, यहाँ पे मैंने किसकी बात की, अवयवों की संख्या की बात की। यहाँ पे मैंने किसकी बात की, अवयवों की संख्या की बात की। अवयव की बात नहीं की, अवयव कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे अवयवों की संख्या पता है। जैसे मान लो, जैसे कोई सेट है ए बराबर, उसमें लिखा मैंने JAIN, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना होगा, 4 होगा। तो वही चीज यहाँ पे कि यहाँ पे ए में जो अवयवों की संख्या है वो 4 है, तो यहाँ पे ए में जो अवयव है वो पी है और बी में जो अवयव है क्यू है। और एक बात यहाँ पे और है कि पी जो बड़ा है वो क्यू से बड़ा है, पी जो बड़ा है वो क्यू से बड़ा है, मतलब ए के अवयवों की संख्या बी के अवयवों की संख्या से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चीजें पूछी जाती है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी में मिनिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं। तो ऐसा पूछ लिया जाता है। तो देखो, यूनियन में मैक्सिमम एलिमेंट तभी आएंगे जब ए के सारे एलिमेंट अलग हों और बी के सारे एलिमेंट अलग हों। जब मैं यूनियन निकालूंगा तो ए के भी सारे एलिमेंट लेंगे और बी के भी सारे एलिमेंट लेंगे। तो मैक्सिमम एलिमेंट आने का चांस तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट डिफरेंट हो और बी के सारे एलिमेंट डिफरेंट हो। तो उस केस में ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट की संख्या हो जाएगी पी प्लस क्यू। अच्छा, मिनिमम कब आते हैं, जैसे मान लो ए बराबर है आपका ABCD और बी बराबर है B, C। ठीक है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है और यहाँ पे 2 एलिमेंट है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर अगर आ गए तो जो कम एलिमेंट वाला सेट है उसके के सारे एलिमेंट ज्यादा एलिमेंट वाले सेट के अंदर होंगे। तो उस केस में जो मैक्सिमम एलिमेंट, सॉरी मिनिमम एलिमेंट होंगे वो ज्यादा वाले सेट की संख्या के बराबर आएंगे। अगर मैं इनका यूनियन निकालूंगा तो किसके बराबर आएगा, ABCD के बराबर आएगा। और ABCD में कितने एलिमेंट है, 4। तो मैक्सिमम एलिमेंट किसमें है, ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा पी के बराबर। अच्छा, सपोज करो यहाँ पे एक्स होता और यहाँ पे वाई होता, दोनों के एलिमेंट डिफरेंट होते और मैं यूनियन निकालता फिर, तो ए आता, बी आता, सी आता, डी आता, एक्स आता, वाई आता। टोटल 6 एलिमेंट है, तो इन दोनों के योग के बराबर आएगा। अच्छा, इंटरसेक्शन में मैक्सिमम एलिमेंट कब आते हैं, जब मैक्सिमम कॉमन हो। मान लो कि यहाँ पे जैसे इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें कोई 2 एलिमेंट है, तो अगर इंटरसेक्शन में मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए तो जो कम एलिमेंट वाला सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर हो। मतलब मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, जे यहाँ पे किसी के साथ मैचिंग कर जाए और जे भी यहाँ पे किसी के साथ मैचिंग कर जाए, तो मैक्सिमम 2 एलिमेंट कॉमन आएंगे नहीं आएंगे? तो जब भी इंटरसेक्शन में मैक्सिमम एलिमेंट की बात करते हैं तो छोटी वाली संख्या को लेना है। तो पी और क्यू में छोटी संख्या क्या है, आपका क्यू है। और मिनिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, कम से कम। तो कम से कम की तो अगर बात करें तो ए के सारे एलिमेंट अलग अलग कर दो, बी के एलिमेंट सारे अलग कर दो, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट डिफरेंट बना दो, तो फिर मिनिमम में तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा, आई आ जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट की संख्या मिनिमम में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन सेंस वाला है कि मैक्सिमम तभी होगा यूनियन में जब सारे एलिमेंट डिफरेंट होंगे, तो एडिशन के बराबर आएगा, मतलब उसके भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे और उसके भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। मिनिमम के लिए बी वाले के सारे एलिमेंट अगर ए में चले जाते हैं तो यूनियन में पूरा ए ले लो, बी तो अपने आप आ जाएगा। इंटरसेक्शन में मैक्सिमम तभी आएंगे जब दो सेट में ज्यादा ज्यादा एलिमेंट कॉमन होंगे। तो ज्यादा ज्यादा कॉमन एलिमेंट कितने हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पी अवयव है, यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट की संख्या कितनी है, क्यू है, यहाँ पे पी है। तो अब यहाँ पे ये तो संख्या कम है ना, तो मैक्सिमम जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, तो 4 तो इसमें मैच करेंगे नहीं, लेकिन इसके 2 एलिमेंट इसमें मैच कर सकते हैं ना। तो मैक्सिमम कितने हो रहा था, 2, तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या है, क्यू, तो क्यू के बराबर होगा। और इंटरसेक्शन में मिनिमम एलिमेंट होता है 0। मिनिमम 0 क्यों होता है, हो सकता है कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो मिनिमम कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसी के साथ एक बात तो क्लियर है कि आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन था, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस का, सिमेट्रिक डिफरेंस का, कॉम्प्लीमेंट का, एक्स वाई जेड जो भी चीजें थी वो मैंने आपको करवा रखी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके क्वेश्चन को।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।